जी बेटा, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। ये मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने भी ज्वाइन किया, ये बेटा मॉक पेपर है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से आपने देखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको डायग्राम देख के आइडिया हो रहा है, बोन हाइबर साइकिल है बेसिकली। आयरन टू कंपाउंड्स आर जनरली only stable in neutral non-oxidizing condition. It is difficult to determine the lattice energy of FeO experimentally. Use the given data and this Born-Haber cycle to calculate the lattice energy. Lattice energy आपको पता है ना क्या होती है? कि जब एक solid ionic compound is formed from its gaseous ion, that is the lattice energy. अब देखिए डेटा में उसने आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन दिया हुआ है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन दिया हुआ है, और बॉन्ड एनर्जी दी हुई है ऑक्सीजन की। और आपसे ये कह रहा है कि लैटिस एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए दिस इज द लैटिस एनर्जी ना, कि आयरन ऑक्साइड बन रहा है फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, और आपको पता है कि लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसलिए आप देख रहे हैं डाउनवर्ड एरो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इस तरह बढ़ रही है ना, ये एनर्जी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी होती है खुद ही। एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनके एरो अपवर्ड जा रहे होंगे बेटा। ये देखिए सारे अपवर्ड एरो, इसका मतलब एंडोथर्मिक है। जो एक्सोथर्मिक होंगे उनके एरो डाउनवर्ड जा रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाए आप, आपने लैटिस एनर्जी बेसिकली फाइंड आउट करनी है इसमें। तो देखिए ये क्या है जी, ये कौन सी एनर्जी, आप जरा गेस करें कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन तो बेटा गिवन है। सेकंड देखिए उसने क्या दिया आपको। सेकंड ना उसने, ये कौन सी एनर्जी चेंज है जी? देखिए बाकी तो ये तो सेम रह रहा है ना, तो इसका मतलब है आयरन में चेंजिंग आ रही है, आयरन सॉलिड से गैस। दिस इज एटोमाइजेशन। ये एटोमाइजेशन है जिसमें आप आयरन सॉलिड के तमाम मेटेलिक बॉन्ड्स ब्रेक करके उसको गैसियस एटम में लेके जा रहे हैं। दिस इज एंडोथर्मिक, इसकी भी इसने डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है। अच्छा ऊपर चलें फिर, ये देखें जी, ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और ऊपर एटम की फॉर्म में आ गया। दिस इज एटोमाइजेशन। एटमाइजेशन क्या होता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ठीक है ना, 1 मोल गैसियस एटम बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट। दिस इज एटमाइजेशन। ये होता है जी आपका एटमाइजेशन। अब एटमाइजेशन की उसने डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। जरा बॉन्ड एनर्जी को बेटा देखिएगा। बॉन्ड एनर्जी ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स गैसियस स्टेट। देखिए ना कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज दी बॉन्ड एनर्जी। वो कितनी है? 496। जब आप 496 किलो जूल्स एनर्जी देंगे तो आपके पास कितने मोल गैसियस एटम बन रहे हैं? 2 मोल। आपको एटमाइजेशन फाइंड आउट करना है। एटमाइजेशन में जरा चेक करें कि जो बॉन्ड एनर्जी वाली इक्वेशन है और जो एटमाइजेशन की इक्वेशन है, इन दोनों को जरा गौर से देखें। कि ऊपर वाली बॉन्ड एनर्जी है और नीचे वाली एटमाइजेशन की इक्वेशन है। इनमें क्या फर्क है? आप ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो नीचे वाली इक्वेशन बन जाती है ना। बॉन्ड एनर्जी का हाफ करें तो दैट इज द एटमाइजेशन। देखिए ना, बॉन्ड एनर्जी में कितने मोल गैसियस एटम बन रहे हैं? 2 मोल। एटमाइजेशन में कितने मोल गैसियस एटम बन रहे हैं? 1 मोल। तो आपको ये समझ आई कि बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दें तो एटमाइजेशन होगा। इसलिए 496 डिवाइडेड बाई 2 कर दें बेटा। 496 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एटमाइजेशन आएगी, दैट इज द 248। ठीक है, अब आगे चलें। आगे क्या कह रहे जी, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट ये गिवन है 762। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आगे। अब बेटा आगे चले तो ये देखें, ये आपके पास आयरन 1 से आयरन 2 में जा रहा है। दिस इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वैल्यूज मैं इधर लिखता जाता हूँ, चलें। 248 इधर आ रहा है, ये प्लस 762 है, ये प्लस 416 है। अच्छा, अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है जी? ये देखें गिवन है 1560। 1560। ठीक है, अब आगे चलें तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। देखें ऑक्सीजन के अंदर ना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ये देखें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक है। अच्छा इसी तरह अब आगे चलें जी। अब यहां से ये उसने एनर्जी बता दी आपको। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड में देखें क्या हो रहा है जी, कि O-1 से O2- में जा रहा है। अब ये एंडोथर्मिक पता है क्यों है?
क्योंकि देखें ये आपके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें आप एक और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक नेगेटिव चीज के अंदर एक और नेगेटिव पार्टिकल का ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए आपको एनर्जी देनी होगी, तो ये एंडोथर्मिक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब एंडोथर्मिक होते हैं, इसलिए उसने अपवर्ड एरो उसने वो दिया हुआ है, वैल्यू भी बताई हुई है। और अब आप बेटा देखें, ये लैटिस एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसके दो रूट कौन से हैं जी, ये देखिएगा जरा। एक ये है जी कि आपने ये बनाया इससे, आयरन ऑक्साइड बनाया आपने इससे, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, आपने आयरन ऑक्साइड बनाया फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये एक रूट है भाई। दूसरा रूट ये है कि आप आयरन ऑक्साइड बनाएं फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, इस सारे प्रोसेस से होगा। तो हेसिस लॉ क्या कहता है, एनर्जी चेंज इन द फर्स्ट रूट इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इन सेकंड रूट। ये बेटा आपका फर्स्ट रूट है, देखें ये फर्स्ट रूट है, और ये बेटा आपका सेकंड रूट है। अब इसमें एनर्जी चेंजेस जो आ रही है वो आप नोट कर लें, देखें फर्स्ट रूट में एनर्जी चेंज क्या आ रही है, -272। सेकंड रूट में एनर्जी चेंज क्या आ रही है, सारी ऐड करते जाएंगे, कौन सी, ये 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 ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, और ये ऐड करेंगे, ये येलो वाली सारी ऐड कर दें। तो +416 +248 +762 +1560 -141 +798 प्लस लेटिस एनर्जी। बेटा इन वैल्यूज को सिर्फ कैलकुलेट करना है ना, ये तो कर लेंगे ना आराम से। तो आप जब इनको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू -3915। याद रखें लेटिस एनर्जी का आंसर हमेशा माइनस में होना चाहिए। क्यों माइनस में होना चाहिए, ये देखें कि ये लेटिस एनर्जी बेसिकली एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन बता रहा होता है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। तो ये जो आयन्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, तो एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे देखें कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ आयरन टू ऑक्साइड आर फाउंड एज द मिनरल। ये आगे कोई जर्मन वर्ड है, कह रहे जी इसका फॉर्मूला है, इस मिनरल का फॉर्मूला है Fe20X, Fe20OX, ठीक है। और इस Fe20 के अंदर ना ये जो 20 आयरन है, इसके अंदर आयरन 2 भी है और आयरन 3 भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें आयरन 2 कितना है और आयरन 3 कितना है। अच्छा ये उसने बता दिया नीचे, सॉरी, 90% ऑफ द आयरन इज आयरन 2, 10% ऑफ आयरन इज आयरन 3। आपको बेटा ये भी बता दिया कि इस 20 में से 90% आयरन 2 है और 10% आयरन 3 है। अब आपने बताना है कि एक्स क्या है, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं जी एक्स। अब आप पता है क्या करें, ये जो उसने कहा है ना कि 20 आयरन टोटल कितने हैं, पहले ये देखें ना, टोटल आयरन कितने हैं जी इस फॉर्मूला में, 20। इस 20 में से 90% आयरन 2 है, तो 20 का 90% निकाल सकते हैं जी, आसान है। 20 का 90% कैसे निकालेंगे, देखें 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही निकालेंगे ना बेटा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, असल जुबानी भी आप बता सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कि 18 आ रहा है जी, मतलब ये हुआ कि आयरन 2 जो है ना इस 20 में से 18 है, आयरन 2 की तादाद कितनी है, 18 है, ठीक है। तो आयरन 2 इस तरह है जी, Fe अगर 18 होगा Fe, तो O कितना होगा जी, O भी 18 होगा। क्यों, क्योंकि आयरन पर अगर 2 है तो ऑक्सीजन पर भी तो 2 होता है ना बेटा। तो ये देखिए कि मैंने क्या किया है, फॉर्मूला फिर देखना अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आया। उसने कहा है जी कि 90% जो है ना, टोटल आयरन कितने हैं जी, 20 है, ये मैंने लिखा 20, टोटल आयरन 20, इसका 90% आयरन 2 है। तो ये 90% का फॉर्मूला ये होगा ना बेटा, 90% ये होता है ना, 90/100। तो ये अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 18, मतलब आयरन 2 18 है, 20 में से 18 आयरन 2 है, ठीक है। तो आयरन 2 अगर 18 है तो ऑक्सीजन भी तो 18 होंगे ना। अब दूसरा देखें, अब ये कह रहा है कि जो 20 में से आयरन 3 10% है, तो 20 का 10% कितना होता है, 2 होगा, लेकिन आप कैलकुलेट कर लें, 20 का 10%
10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। ये आप करें ना बेटा कैलकुलेट, 10 टाइम्स ये 2 आ रहा है जी। इसका मतलब है आयरन 3 सिर्फ 2 है, आयरन 3 सिर्फ 2 है। तो आयरन 3 अब आपको खुद समझ आ जाएगी जी कि ये कितने बच रहे हैं। आयरन 3 ये इस तरह है ना, आयरन के ऊपर 3 चार्ज है और ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, तो ये क्रिस क्रॉस करें तो क्या आएगा अभी, 3 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, Fe2O3। अभी देखें, आपको बड़े आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि एक है Fe2O3 और दूसरा है Fe18O18। तो आयरन 20 हो गए पूरे और ऑक्सीजन कितने हो गए, 18 प्लस 3 21। तो एक्स कितना है जी, 21 आ रहा है। ऑक्सीजन आपको पता चल गया ना, क्योंकि एक जो आयरन 2 है उसका फॉर्मूला है Fe18O18 और जो आयरन 3 है उसका फॉर्मूला बन रहा है Fe2O3। तो ऑक्सीजन आपने बताने थे 18 प्लस 3 21। ठीक है, अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द लैटिस एनर्जी ऑफ आयरन ऑक्साइड कंपेयर्स टू द लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम। लैटिस एनर्जी क्या होती है, फिर सुनने, लैटिस एनर्जी ये होती है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम 2 प्लस गैस और आयरन 2 प्लस गैस। आपने बताना है जी कौन ज्यादा एक्सोथर्मिक है। देखें चार्जेस तो सेम है, अब आपको साइज की बात करनी है। कैल्शियम और आयरन, आपको ये पता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है जी, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल भी देखें, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें क्या है जी, आपके पास पोटाशियम है, फिर कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है। तो बताएं लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयरन या कैल्शियम। प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन है, आयरन के पास 21, 22, 23, 24, 24, 26 प्रोटॉन्स हैं। इसके पास 20 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 26। तो किसका साइज स्मॉल होगा, आयरन 2 का साइज स्मॉल होगा। जब साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, इसके इसलिए अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो अब बेटा आपने क्या बताना है, सुने, अब आप ये बताएंगे कि जो आयरन ऑक्साइड इज मोर एक्सोथर्मिक, आयरन ऑक्साइड इज मोर एक्सोथर्मिक। पहली बात कि आयरन ऑक्साइड में मोर हीट एनर्जी रिलीज होगी, मोर हीट एनर्जी इज रिलीज, ये तो आपने बता दिया मोर एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि आयरन 2 हैज स्मॉलर रेडियस, क्योंकि आयरन 2 हैज स्मॉलर रेडियस। बड़ा स्मॉलर रेडियस है, तो अगर स्मॉलर रेडियस होगा ना तो फिर ये ऑक्साइड को ज्यादा स्ट्रांगली नहीं खींचेगा, सो ग्रेटर अट्रैक्शन। तो क्या होगा जी, अट्रैक्शन वुड बी स्ट्रॉन्गर, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी जिसकी वजह से मोर एनर्जी इज रिलीज। आगे चलते हैं जिस पे काफी टाइम में लगा दिया। नेक्स्ट, हीटिंग आयरन ऑक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 एज शोन। ईच फॉर्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड, जिस तरह बेटा कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, कोवेलेंट कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल से। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना वो मिलकर बने होते हैं फॉर्मूला यूनिट से। तो कह रहे हैं कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ Fe3O4 contain iron 2 and iron 3 show how reaction 1 can be described as disproportionation reaction। बड़ा सिंपल सी बात है, ये जी आपके पास FeO है, ये Fe है और ये Fe3O4 है। ठीक है, अच्छा Fe3O4 के अंदर कह रहा है एक आयरन 2 है और 2 आयरन 3 है। Fe3O4 को आप इस तरह समझ लेना, एक आयरन 2 है और 2 आयरन 3 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चली गई है ना, एक आयरन पर 2 चार्ज है और एक आयरन पर 3 चार्ज है। आपने बताना है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों है। यहां देखें 2 माइनस और ये 2 प्लस और ये आयरन 0, ये 2 प्लस से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज द रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ये 2 प्लस से किस में जा रहा है जी, 3 प्लस में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट बेटा, एक ही एलिमेंट आयरन ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये आपका बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाँ, ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से काफी बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है। जी, कह रहा है कि iron Fe3O4 can be electrolyzed using the inert electrode to form iron. Fe3O4 है। Write the half equation for the reaction that occurs at anode. Anode पर क्या होती है याद रखिएगा, anode पर ऑक्सीडेशन होती है। Anox याद रखें ना वर्ड, Anox during the electrolysis of Fe3O4. बेटा Fe3O4 लिक्विड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये आपके पास मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। Fe3O4 पीछे वाला चल रहा है, एक मिनट, यस Fe3O4 ये वाला है जी। इसमें आयरन 2 भी आयरन 3 भी है, ये बात ज़हन में रहे। तो Fe2 भी है इसमें, Fe3 भी है और O2 माइनस भी है, 4 ऑक्सीजन है ना, O2 माइनस। अब वो ये कह रहा है कि राइट द हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एट एनोड। एनोड पर क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर सकता है इसमें से, ऑक्साइड। ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं ना बेटा। आयरन 2 और आयरन 3 तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में कि हम इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन सॉलिडिफाई हो जाए, लेकिन ऑक्साइड विल लूज द इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी O2 माइनस। क्या बनाएगा जी, O2 माइनस, इट गिव्स O2। बैलेंसिंग कर लें, 2 O है तो यहाँ 2 लगेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इक्वेशन लिखनी थी आपने, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे ने ये लिखा होगा। मैंने ये पेपर चेक करने हैं, कुछ चेक किए हैं। तो ये बेटा आपने, आप में से अक्सर बच्चों का ध्यान आयरन पर जा रहा था, लेकिन आपने ऑक्साइड, क्योंकि एनोड है ना बेटा, एनोड पर होनी है ऑक्सीडेशन। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्साइड करेगा ना, O2 माइनस, ठीक है, पॉजिटिव आइन तो नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखें, 3 मार्क्स का है, अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसमें ये कह रहा है बेटा कि कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन मेटल फॉर्म। देखिए आयरन मेटल बनेगा, जो आयरन 2 है और आयरन 3 है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बनाएंगे। मतलब आयरन 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बनाएगा और आयरन 3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बनाएगा। इसकी पहली बात से मैंने ये मतलब निकाला है कि मैक्सिमम मास ऑफ आयरन मेटल फॉर्म व्हेन आयरन Fe3O4 is electrolyzed for 6 hours using the current of 50 amperes। ये बेटा ऐसी आपके सामने इक्वेशन, लेकिन आपको उसने बताया हुआ है कि assume that 1 iron 2 and 2 iron 3 are discharged at the same rate। मतलब अगर एक आयरन 2 रिड्यूस हो रहे हैं ना, तो उसी टाइम में 2 आयरन 3 भी रिड्यूस होंगे एट द सेम टाइम। सॉरी, इसको मैं 1, इसको इस तरह कर लें बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर। वो ये कह रहा है बेटा, देखिए कि अगर एक आयरन 2 रिड्यूस हो रहा है तो 2 आयरन 3 भी रिड्यूस हो रहे हैं। ये बात जरा समझें, एट द सेम रेट, मतलब अगर एक सेकंड के अंदर एक आयरन 2 आयरन 0 में जा रहा है, तो उसी एक सेकंड के अंदर आयरन 3 भी आयरन 0 में जा रहे हैं, लेकिन 2 आयरन 3 आयरन 0 में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे। 2 आयरन 3 के लिए मुझे 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी बेटा मैं इसको, यहाँ तक देखें बेटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मैंने इसी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात की है, इसी की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया है, बस कोई मसला तो नहीं है ना इसमें। अब अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं ना, तो ये इस तरह बन जाएगा कि Fe2 प्लस 2Fe3 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स 3Fe। मैंने कंबाइन करके लिखा है जी, कंबाइन करके देखें, एक आयरन 2 है, 2 आयरन 3 है, तो एक आयरन 2 2 आयरन 3 और इन दोनों को ऐड कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको क्या बनाकर दे रहे हैं, ये देखिए इनको ऐड किया है, 3 आयरन बन रहे हैं। ये बात ठीक होगी ना। अब इस तरह करते हैं जी, आपने कितने टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ये आपकी इक्वेशन बन गई है, कितने, 6 आवर्स के लिए और 50 एम्पेयर। तो आप देखते हैं आपने कितना चार्ज दिया, आपने खुद कितना चार्ज प्रोवाइड किया। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q चार्ज है हमारे पास, I क्या है, करंट इन एम्पेयर्स, और वो 50 है। T बेटा टाइम इन सेकेंड्स, 6 आवर्स है, तो 6 इंटू 6 आवर्स है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 6 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में जाने के लिए। तो ये Q आपके पास क्या आएगा बेटा, इसको आप सॉल्व कर लें। Q आपके पास आएगा 1108.0
000 कूलम्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपने सिंपल रेशियो बनानी है और आपके पास आंसर आ जाए। रेशियो कैसे बनानी है सुनो, ये आपकी मेन इक्वेशन है भाई, ये आपकी ना इक्वेशन है, ये जो मैंने इधर बनाई है देखिए। कितने मोल आयरन बन रहा है यहाँ पर, कितने मोल आयरन बन रहा है, 3 मोल। तो मैं लिखता हूँ 3 मोल्स ऑफ आयरन सॉलिडिफाई हो रहा है, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स, 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है ना सबको, फेराडेस कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 96,500 कूलम एग्जाम में गिवन होगा डाटा बुकलेट में। तो जो 96,500 कूलम है ना बेटा चार्ज, वो 1 मोल पर है, यहाँ 8 मोल है, तो 8 इंटू 96,500 कूलम्स इज इक्वल टू, मैं इसको सिर्फ कन्वर्ट किया जी, 3 मोल आयरन का मैस कितना होगा, 1 मोल आयरन होता है बेटा 55.8, तो 3 मोल कितना होगा 55.8 टाइम्स 3। ठीक है ना, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। मैंने क्या किया सिर्फ बेटा 8 मोल आयरन के ऊपर जो चार्ज था 96,500 टाइम्स 8, और 3 मोल आयरन का जो मैस है दैट इज 55.8 टाइम्स 3। ये बात मुझे इक्वेशन से पता चली है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो ये बात मुझे इसने बताई है इक्वेशन। 8 मोल इलेक्ट्रॉन कितने मोल आयरन को डिपॉजिट करवा रहे हैं, 3 मोल को। अब आपने कितना चार्ज दिया, इतना दिया, 1080,000 कूलम चार्ज देंगे तो कितने ग्राम, क्योंकि बेटा वो ग्राम में पूछ रहा है, कितने ग्राम आयरन डिपॉजिट होगा, दैट इज एक्स। तो आप बेटा यहां से शाबाश एक्स निकाल लें, तो आपको पता चलेगा एक्स यहां पर क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 234 ग्राम्स, इसके आसपास नहीं आएगा, चेक कर लें बेटा। अगर ये नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, मेरा ख्याल है ये आंसर आ रहा है। ठीक है जी बेटा, ये आ रहा है। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेट 1 नेचुरल एंड 1 मैन मेड अक्रेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा आप बता दें, जो नेचुरल है वो होगी लाइटनिंग, जब आसमान में बिजली चमकती है लाइटनिंग होती है तो उससे NO बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। और मैन मेड कौन सा है, गाड़ियों के अंदर जो हॉट इंजन है वहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और वहां से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पूछ रहा है, एक बैलेंसिंग का पूछ रहा है। अच्छा बैलेंसिंग आसान है, देखें 2 और 2 4 नाइट्रोजन है, अगर आप इसको 4 कर लें, ये 1 मोल और ये 1 मोल, तो ये बैलेंस हो गया है। अच्छा फिर कह रहे हैं स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये बड़ा सिंपल सा था, ऑक्सीजन 2 माइनस है, नाइट्रोजन 2 प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 माइनस है, ये 2 प्लस और 1 प्लस, तो ये 2 प्लस से 1 प्लस में जा रहा है, 2 प्लस से 1 प्लस में। इस तरह NO में देखें, ये -2 ये +2, और N2O3 देखें जी, N2O3 ऑक्सीजन पर है ना 2 माइनस, 3 2 6 माइनस, यहाँ पर 6 प्लस होना चाहिए, 6 प्लस 2 नाइट्रोजन पर है, एक पर क्या होगा 3 प्लस, तो ये +2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, इंक्लूड द यूनिट्स इन योर आंसर। देखिए जी आपके पास ये है क्वेश्चन, आपने एंट्रोपी चेंज बताना है। अच्छा एक तो एंट्रोपी चेंज ये होता है कि उसने ना आपको रिएक्टेंट्स की भी एंट्रोपीज दी हो, प्रोडक्ट की भी दी हो, तो आप दोनों को माइनस करते हैं, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये आप बड़ा सिंपल सा है कि आपने एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन बताना है, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंट्रोपीज नहीं दी हुई, उसने आपको डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और डेल्टा G दिया हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि आपने एंट्रोपी निकालनी। तो आपके पास एक और फॉर्मूला है, आपको मैं याद करवाता हूँ, वो ये है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S। ये है बेटा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, रिएक्शन की एंट्रोपी। डेल्टा G इज गिवन, डेल्टा H इज गिवन, यूनिट्स का बड़ा यहाँ ख्याल करना है। डेल्टा G की यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा H की यूनिट भी क्या होती है, किलो जूल्स पर मोल, T टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि दोनों सेम यूनिट्स को आपने माइनस करना है। चले आप डेल्टा एस निकालना चाहते हैं ना, पहले फॉर्मूला सेट कर लें। ये बनेगा जी डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस T डॉट डेल्टा S। फिर आप T को इधर डिवाइड कर देंगे, डेल्टा G माइनस डेल्टा H माइनस T इज इक्वल टू डेल्टा S। अब आप बेटा सिंपल वैल्यूज पुट करें और आंसर पहले निकालें। डेल्टा G कितना बता रहे हैं जी, देखें -102.8 माइनस
इसको ऐसे कर लेते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू -102.8 माइनस डेल्टा एच की क्या वैल्यू है जी, -195, -195.2। टेम्परेचर कितना है जी, 298 केल्विन है, माइनस वो उसी के साथ आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लें, शाबाश आप लोग जल्दी से बेटा। 195 से माइनस करना है आपने 102.8, तो आपके पास आ रहा है 92.2। बेटा एक मिनट मेरा अभी, और डिवाइडेड बाय -298 आ रहा है जी, 298, ये आ रहा है जी आपके पास -0.310। जरा आप लोग चेक कीजिएगा। अभी आप लोगों के क्वेश्चन मुझे आप लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं देखता हूँ बेटा। ये तो पहले ये बताएं कि वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, बाज बच्चे ये कह रहे होंगे कि ये एंट्रोपी है, और एंट्रोपी की जो यूनिट होती है वो तो जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। आपने क्यों किलो जूल्स में निकाली, तो बेटा आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पर अगर किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल में निकालनी है तो बिल्कुल निकालें। ये तो मैंने निकाली है किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन में ना। ये देखें क्यों, मुझे कैसे पता चला, ये देखें डेल्टा जी में से आप डेल्टा एच को निकाल रहे हैं ना, तो बेटा डेल्टा जी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल्स पर मोल, राइट। और नीचे क्या था आपके पास, केल्विन। ये केल्विन ऊपर आ जाएगा, तो यूनिट आपके पास बनी है किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन, किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये आप लिखें, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप कहते हैं जी डेल्टा एस की यूनिट तो हमने जूल्स पर केल्विन पर मोल पढ़ी है, किलो जूल्स नहीं पढ़ी, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनटू 1000 कर दें, तो आपके पास बनेगा -309.3, और यहाँ पर आप बताएंगे जूल्स पर केल्विन पर मोल। बोथ आर एक्सेप्टेबल, मार्क्स की में उसने ये दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस यूनिट यहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें बेटा। स्टेट वेदर द साइन ऑफ डेल्टा एस कैलकुलेटेड इन 3। बेटा ये जो साइन आया ना डेल्टा एस के साथ माइनस का, कह रहा है कि ये एग्री करता है अगर आप बैलेंस इक्वेशन को प्रिडिक्ट करेंगे। जरा ऊपर चलते हैं, ये देखें जी, आप जी बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आइसल आप क्लास में हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट। अच्छा, अब बेटा देखें, अगर आप यहाँ पर देखें कि रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल बन रहे हैं, तो 4 मोल गैस 2 मोल गैस में जा रहे हैं ना, तो ये डिसऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब डिसऑर्डर कम होगा तो एंट्रोपी आपकी नेगेटिव में आएगी। तो आप बताएंगे यस, ये जो है ना डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो कह रहा है कि ये क्या ये एग्री कर रहा है, बिल्कुल एग्री कर रहा है। देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये असल में एएस में जो आपने केपी पढ़ा था उससे रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही सिंपल था, वहां से आपने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है भाई। एट रूम टेम्परेचर N2O3 डिसोसिएट्स, N2O3 डिकम्पोज हो रहा है NO में और NO2 में। राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी। तो बेटा केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, केपी जो होता है ना, ये पार्शियल प्रेशर के लिए आप यूज करते हैं, और ये गैसेस के लिए लिखा जाता है एक्सप्रेशन, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होते। P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर, राइट हैंड साइड ऊपर आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3। और यूनिट्स देखिए उसने कुछ नहीं बताया ना, यहाँ पर यूनिट उसने कोई भी नहीं बताई हुई। तो आप या पास्कल्स ले लें या एटीएम ले लें। अगर आप पास्कल्स लेंगे तो ये देखिए ये से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर पास्कल में आएगा। अगर एटीएम लेंगे तो एटीएम में आ जाएगा, ठीक है, एक ही बात है, दोनों अलाउ किए हुए। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है उसका कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर फ्लास्क है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसमें हमने प्योर N2O3 जिसका इनिशियल प्रेशर ये था जी, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। N2O3
किलो पास्कल्स नहीं है बेटा, पास्कल्स होता है। प्रेशर की यूनिट आप लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते निमरा कि प्रेशर की यूनिट पास्कल्स होता है। किलो पास्कल्स किसने कहा आपको? एग्जामिनर जब किलो पास्कल्स यूज करेगा तो आप फिर किलो पास्कल कहेंगे, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जब आपसे वो पूछेगा कि प्रेशर की यूनिट, तो आप पास्कल्स बताएंगे। N2O3 है और ये NO बना रहा है और NO2 बना रहा है जी। अब देखें, उसने कहा है कि इनिशियल प्रेशर N2O3 का कितना है? 0.6 ATM, ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्रेशर कितने हैं जी? इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर आ रहा है, ये मोल नहीं है, प्रेशर है। इक्विलिब्रियम पर NO2 का जो प्रेशर आ रहा है दैट इज 0.48। आपसे कह रहे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3। आप मुझे ये बताएं कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड करता है मोल्स के ऊपर। जिस गैस के मोल जितने ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी कुलियन होगी। अगर मोल एक जितने हैं तो प्रेशर भी एक जितना होगा। अब NO2 के प्रेशर आपको पता चल गया 0.48, 1 मोल है। तो NO के कितने होंगे जी? 0.48 ही होंगे ना, 1:1 है। तो अगर NO2 गैस का 0.48 प्रेशर है तो NO का भी 0.48 होगा। अब बेटा देखिए, इनिशियल प्रेशर तो था 0.6, ठीक है। वो डेफिनेटली कम होगा ना, क्योंकि N2O3 प्रोडक्ट में जा रहा है, NO और NO2 में जा रहा है, तो इनिशियल प्रेशर कम होगा। अब कितना कम होगा? 1। ये बिल्कुल मोल की तरह इसको ट्रीट करें, इस तरह मोल की तरह, जिस तरह मोल से आप जो है ना इक्विलिब्रियम मोल निकालते थे, बिल्कुल इस तरीके से निकालेंगे। चेंज कितना आया जी? आपने देखना है कि यहां पर चेंज कितना आया, मतलब 0.48 जो है ना प्रेशर आपके पास नया बना है, तो ये चेंज होगा 0.48। तो 0.6 में से 0.48 को माइनस करें तो आपके पास N2O3 का प्रेशर कितना रह जाएगा? 0.12। तो ये बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व करें जिस तरह आप इक्विलिब्रियम मोल को सॉल्व करते हैं, कि प्रेशर को आपने माइनस कर देना है, जितना प्रेशर आगे गया है उसको आप रिएक्टेंट में से माइनस कर दें। तो NO का प्रेशर कितना आ गया? 0.48। और N2O3 का कितना आ गया? 0.12, ठीक है। अब आपने केपी निकालना है, तो केपी निकालना तो बड़ा आसान हो गया। अब केपी का एक्सप्रेशन और उसमें वैल्यूज पुट करें। इसमें NO का कितना है जी? NO का पार्शियल प्रेशर है 0.48, NO2 का 0.48 और N2O3 का कितना है? 0.12। इसको बेटा आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करें शाबाश जल्दी से। ये आ रहा है जी 0.48 टाइम्स 0.48 डिवाइडेड बाय 0.12, 1.92, ठीक है जी, 1.92। अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। NO reacts readily with oxygen. The table shows how the initial rate of this reaction at 25 degree depends on the initial concentration of the reactant. Reduce the order of reaction with respect to each reactant. देखिए, ये NO है और O2, ये रिएक्शन करके NO2 बना रहे हैं। ये रिएक्शन है जी, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपका प्रोडक्ट है। आपने बताना है कि NO के लिहाज से क्या है, NO के लिहाज से। अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को लें जी। देखिए, इसमें O2 तो कांस्टेंट है ना। हाँ, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को लें तो ये कंसेंट्रेशन कम हो रही है ना, 0.1 से उसने कितना कर लिया है? 0.05। तो इनिशियल रेट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप ये चीज बेटा नोट करें जो मैं बता रहा हूँ, कि एक्सपेरिमेंट 1 में NO कितना लिया हुआ था? 0.1। एक्सपेरिमेंट 3 में NO कितना लिया हुआ है? 0.05, आधा किया उसने। और ऑक्सीजन देखिए कांस्टेंट है, ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में कांस्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर कर दें। और इनिशियल रेट देखें 3.50 और 0.875। अब आपने देखना है कि ये क्या हो रहा है जी। आपको मैंने बताया था, आप इसको ऐसे कर लें कि बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, ठीक है। बिगर वैल्यू को ऊपर रखें ना, स्मॉलर से डिवाइड करें। मतलब अगर आपने एक्सपेरिमेंट 1 को ऊपर रखा है 0.100, तो 0.05। एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यू ऊपर रखी है ना, तो यहां पर भी एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यू ऊपर रखें, 3.50 डिवाइडेड बाय 0.875। देखिए क्या रेशियो बन रही है जी इसमें। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ रहा है, इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO, ये क्या होगा? ये आपका सेकंड ऑर्डर होगा। सेकंड ऑर्डर ही आएगा ना बेटा जी। तो
सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, क्योंकि आपने बेटा कंसेंट्रेशन जो है ना NO की जब आपने डबल की तो रेट जो है रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। तो इसको आप क्या कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर, क्या आप कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हो और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्केयर टाइम बढ़ रहा है। दूसरे केस में देखिए, अगर आपको कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अब मैं ये सारा रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा टेबल द्वारा हम इस पर वर्किंग कर लें। अब बेटा ऑक्सीजन के लिए आपने देखना है जी। अच्छा बेटा ऑक्सीजन के लिए देखें, बेटा कर लें। निमरा आपको मैंने ये बात काफी दफा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि बेस्ट ये होता है आप बिगर वैल्यू को ऊपर रखकर स्मॉलर से डिवाइड करें ताकि आपके नंबर होल नंबर में आए, डेसिमल्स में ना आए। 0.005 इस तरह ना आप इसको स्विच करें, फ्लिप करें। जब आपके आंसर इस तरह के आ रहे हो ना 0.005, तो आप समझ जाएं कि आप ऊपर स्मॉलर वैल्यू को रखा हुआ है, नीचे आपने बिगर को रखा हुआ है। उस तरह भी हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका निकल आएगा। लेकिन अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको तब होती है जब आप ऊपर बिगर आंसर रखें और नीचे आप स्मॉलर आंसर रखें, स्मॉलर वैल्यू रखें। एक्सपेरिमेंट 1 और 3 की, जिस तरह मैं भी एक और बता दूं, ऑक्सीजन का देखना है ना आपने। ऑक्सीजन में देखें, ये आपका कांस्टेंट है 2 और 3, NO, इसको तो छोड़ देंगे आप। अब जितना इफेक्ट होगा इसकी वजह से होगा। ये क्या हो रहा है भाई, ये देखें एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में देखें आप। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में लिया 0.1, ये बिगर वैल्यू को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय 0.05, और यहां देखें 1.75 डिवाइडेड बाय 0.875। अब अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 2 आ रहा है, तो बेटा यहां पर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिहाज से क्या होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि आप जो काम कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं रेट के साथ भी हो रहा है। तो अब इसकी इक्वेशन ये बनेगी, रेट इक्वेशन आपने बनानी है। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ, बड़ा NO के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है, तो NO स्क्वायर स्क्वायर लगाना है ब्रैकेट के ऊपर, और ऑक्सीजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑक्सीजन के लिहाज से ऐसे करना है। अब रेट कांस्टेंट निकालना है बेटा, इक्वेशन से आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, रेट कांस्टेंट निकालना है ना, आप बेशक फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे वाली। रेट कितना है देखें 3.50, ये देखिएगा रेट है 3.50, के ऐसी आ जाएगा। NO की क्या वैल्यू है जी 0.1, इसका स्क्वायर लेना है 0.1 का स्क्वायर, और O2 की क्या वैल्यू बता रहा है 0.05, पर इससे आपने के निकाल लेना है 3.50, और ये 0.1 का स्क्वायर, और ये 0.05, तो आपके पास यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा देखें ना के की क्या वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करें, शाबाश। ये आ रहा है बेटा आपके पास 7000 के आसपास। यूनिट निकालनी है जी आपने, यूनिट कैसे निकालेंगे अब देखें। ये है ना आपके पास के इज इक्वल टू रेट है, और ये NO, और ये O2। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, और नीचे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट 3 दफा है, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसको अब 3 दफा लिख लें या ब्रैकेट ले लें, और अब इसको कट कर दें, बस ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास मोल -2, मोल -2, ठीक है। ये मोल जब ऊपर आएंगे -2 हो जाएगा ना, DM +6 हो जाएगा, और S -1 है, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया। इसके आप एक पिक्चर ले लें, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखें 2 मार्क्स का ये है, 3 मार्क्स, तो 5 मार्क्स आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रिया से, ठीक है, जो आप लोगों का फेवरेट चैप्टर है इक्विलिब्रिया। सॉल्यूशन Y इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सॉल्यूशन Z इज aqueous 4-chlorobutanoic acid. The pKa for chlorobutanoic acid is 4.52. The pH of both solution is 4. Write the expression for the Ka of chlorobutanoic acid. ये जी क्लोरोब्यूटानिक एसिड की इक्वेशन बना लें अगर आपको मुश्किल लग रहा है। CH2 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 COOH, ये आयोनाइज होगा Cl CH2 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 COO- और ये H+। इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी जी, Cl CH2 3 दफा है ना,
तो इसको 3 दफा लिखते, COO माइनस H प्लस और डिवाइडेड बाय Cl, CH2 3 दफा आ रहा है, COOH, ये जी, ठीक है। अब कह रहे जी राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप H एंड पीएच। तो ये बेसिकली आपसे पीएच का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपको ये H और PHA में रिलेशन पता चल रहा है। माइनस लॉग है ना कि H आयन जितना ज्यादा होगा पीएच उतना कम होता जाएगा। माइनस लॉग का ये मतलब है H आयन जितना ज्यादा होगा पीएच उतना कम होगा, इनवर्स। अच्छा, कैलकुलेट द H आयन इन सॉल्यूशन Y एंड Z। सोल्यूशन Y और Z में आपने H एन निकालने। अच्छा, Y और Z अलग अलग सोल्यूशन है, ये बात ज़हन में रहे। लेकिन उसने देखें दोनों सॉल्यूशंस की आपको पीएच बताई है या नहीं बताई। ये देखें दोनों सॉल्यूशंस की पीएच उसने आपको बताई हुई है। कितनी है? 4। तो फिर तो काम आसान है बेटा, आपको पीएच बताओ और आपने एच एन निकालना है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच इज गिवन ना 4 है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप बेसिकली एंटी लॉग लेंगे जी, आपने एंटी लॉग लेना है। पहले -4, माइनस को इधर ले जाए, -4 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब एंटी लॉग लें, एंटी लॉग लेना है अपने -4 का, और यहां पर एंटी लॉग लिया तो ये लॉग खत्म हो जाएगा इससे। एंटी लॉग लेना आता है ना बेटा सबको। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट का, फिर आप लॉग का बटन प्रेस करें तो 10 रेज टू पावर इस तरह आ जाएगा। पहले आप क्या करें जी, फिर सुन लें। पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद लॉग इसका बटन प्रेस करें तो स्क्रीन पर ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर। तो इसमें -4 लिख दें और उसको इज इक्वल टू करें तो 1 टाइम्स 10 रेज टू पावर -4। ये आपके पास एच आयन की कंसेंट्रेशन आ गई है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी रेशो। किस चीज की रेशो जी? ये देखें, रेशो होता है बेसिकली आपने डिवाइड करना है इनको, लेकिन पहले किस चीज को डिवाइड करने की सुन। HCl डिसॉल्व इन सॉल्यूशन Y। ये बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना आपने डिसॉल्व किया, कंसेंट्रेशन ऑफ HCl, कंसेंट्रेशन ऑफ HCl डिसॉल्व इन सॉल्यूशन Y। और फिर आपने बताना है कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरोब्यूटानोइक एसिड डिसॉल्व इन सॉल्यूशन Z। ठीक है, ये दो चीजें आपने बतानी। अब बेटा देखिए उसने आपको यहां पर क्या क्या चीजें बताई हुई हैं। सॉल्यूशन जी जो है, अच्छा पी के वैल्यू भी दी हुई है। याद रखें ये बेटा HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। लेकिन क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, वैसे तो हम ऑर्गेनिक में कहते हैं कि ये एथेनोइक या कार्बोक्सिलिक में स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि क्लोरीन लगा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्गर तो नहीं है ना। कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करेगा। नहीं, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगी। ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होते हैं। HCl को तो बेटा ये है ना, देखें HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब आपको ये पता चल गया अगर H आइन 1 टाइम्स 10 रेज टू पावर -4 है तो HCl की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 1 टाइम्स 10 रेज टू पावर -4, है ना। HCl की कंसेंट्रेशन तो पता चल जाएगी ना H आइन से, क्योंकि 1:1 है। लेकिन क्लोरोब्यूटानोइक एसिड, जो बड़ा क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है, ये देखिए आप, ये वीक एसिड है। देखिए अब वो जो भी आपसे काम करवाते हैं ना उसके पीछे एक पर्पस होता है। उसने आपसे पहले एक्सप्रेशन बनवाया है ताकि स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाए कि क्लोरोब्यूटानोइक एसिड इज वीक एसिड। अब इसके एच आयन की कंसेंट्रेशन आपको पता है, लेकिन इससे आप बैकवर्ड नहीं जा सकते। अब ये नहीं बता सकते जी कि क्लोरोब्यूटानोइक एसिड की ये कंसेंट्रेशन होगी, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। तो अब ये आपने खुद निकालना है। कैसे निकालेंगे देखें, हमें ये तो पता है जी, ये आपके पास है 1 टाइम्स 10 रेज टू पावर -4। क्या पता है आपको? एच आइन की कंसेंट्रेशन जो आपने डिसॉल्व की है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने क्लोरोब्यूटानोइक एसिड कितना डिसॉल्व किया है। क्या पीके गिवन है? यस, पीके इज गिवन जी। पीके फॉर द क्लोरोब्यूटानोइक एसिड इज गिवन। तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। ये फॉर्मूला है जी। फाइंड के करना है। फायदा बिल्कुल ठीक बता रही हो आप। अब आपने पीके की वैल्यू है 4.52 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए -4.52 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बेटा अब एंटी लॉग ले लें बस। एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास के ए आ जाएगा, ठीक है।
एंटी लॉग लें तो आपके पास Ka का आंसर आ जाएगा जी। Ka बेटा आपके पास आ रहा है 3.02 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5, ये आ रहा है। अब देखिए क्या करना है जी, आपने भी कंसंट्रेशन निकालनी है। अभी हमें ये नहीं पता कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, वो भी हम निकाल लेते हैं। अब K का एक्सप्रेशन आपको पता है, ये ऊपर K का एक्सप्रेशन आपने यूज किया, यहीं पर चले हम वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। देखिए ये देखिएगा, Ka आपने निकाल लिया है ना, मैं वैल्यूज यहीं इसके आगे पुट कर रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। K कितना निकाला है? 3.02 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5, 3.02 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5। बेटा ये आपको पता है क्या? ये आपको पता है ना बेटा, एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? एच आयन की कंसंट्रेशन है 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4। तो जितनी एच, क्योंकि इसमें बेटा 1:1 रेशियो है, देखिए मैंने जो इक्वेशन बनाई थी 1:1 रेशियो नहीं है। तो अगर एच आइन 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4 है, तो ये क्लोरोब्यूटानोएट भी 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4 होगा। ये 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4, और ये आपको नहीं पता जी, ये इसको हम ऐसे लिखेंगे Cl CH2 3 टाइम्स COOH। ये देखें ना, अब आप पहुंच गए आंसर तक या नहीं? कंसंट्रेशन यहां से आ जाएगी। अब आप इसको इधर ले जाएं और 3.02 को इधर ले आए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये कीजिएगा बेटा, देखें नेक्स्ट स्टेप में कि Cl CH2 3 दफा है COOH इज इक्वल टू 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.02 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5। फिर इसको आप डिवाइड कर दें, आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। आएगी ना बेटा? इसको आप डिवाइड करें तो कंसंट्रेशन आ रही है। क्या आ रही है? 3.3 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4। ये जो कंसंट्रेशन आई है ना, इसको बस आप बेटा यहां पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। 3.3 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4, ये तो आपके पास यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आ रहा है जी? 0.302। थोड़ा सा बेटा मुझे तो ये क्वेश्चन इतना पसंद नहीं आया कि उसने अजीब सा क्वेश्चन एक दिया, लेकिन पता नहीं पूछना क्या चाह, मतलब इसका पर्पस क्या है पीछे। पूछना तो चले, उसने आपसे इनिशियल कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं फिर बता देता हूँ जल्दी से। 2 एसिड लिए थे, एक HCl और एक क्लोरोब्यूटानोइक। दोनों की पीएच उसने आपको बता दी थी 4। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, उससे उसकी एच आइन पता था, तो उससे आपको HCl की इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल गई। लेकिन जो वीक एसिड था ना बेटा, उसके एच आइन तो आपको पता थे, तो क्लोरोब्यूटानोएट भी पता चल गए, Ka भी पता था, ये आपको नहीं पता था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये आपने बेटा फ्लिप करके ये फाइंड आउट किया, और फिर उसने आपसे रेशियो पूछ लिया, दैट इज 0.302। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका फेवरेट है जी, बफर सॉल्यूशन यहां से आ रहा है। थोड़ा सी बेटा हम 1-2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, वेट। बफर सॉल्यूशन जी, इसको जरा पढ़ें आप लोग बेटा, फिर मैं भी आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसको पढ़ें, शाबाश। वो देखें कि किस किस बच्चे का आंसर जो है ना 8.76 आ रहा है। ये सही आंसर होगा, जिस बच्चे का 8.76 आंसर आ रहा है वो सही है। ठीक है बेटा, इसको जरा देखें। अच्छा, कह रहे जी कि अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5 a buffer solution of pH 5 is produced by adding sodium propanoate to 5 gram of propanoic acid in 100 cubic centimeter of distilled water। अब इसमें यहाँ पर ना अच्छी खासी बातें आपको बता दी। आपके पास जो बफर सॉल्यूशन है ना, बफर सॉल्यूशन, उसकी pH 5 है जी। pH कितनी है उसकी? 5। उसका टोटल वॉल्यूम जो आपने बनाना है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जो उसमें आपने बेटा एसिड डिसॉल्व किया है वो 5 ग्राम्स है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये बताएं सॉल्ट कितना होगा।
अब जरा क्वेश्चन आप समझेंगे, ये डाटा है सिर्फ उसका कि आपने एक बफर सोल्यूशन बनाना है जिसकी पीएच क्या होनी चाहिए 5, उस बफर सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100, एसिड कितना डिसॉल्व किया 5 ग्राम। कह रहा है बताएं जी उसमें सॉल्ट आप कितना ऐड करेंगे। बट इस क्वेश्चन को हम, अच्छा अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आती कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें ना क्वेश्चन को, मतलब आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा होगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप देखें कि जहां पर उसने इंफॉर्मेशन आपको मैक्सिमम दिया ना वहां से कुछ स्टार्टिंग करें। अब उसने आपको पीएच का बताया होगा, और बफर सोल्यूशन के बारे में आपको मैं ये भी बता दूं, यहाँ थोड़ी सी नीचे वर्किंग करता हूँ फिर, कि ये है प्रोपानोइक एसिड ना, सोडियम प्रोपानोएट है और प्रोपानोइक एसिड है, यस। तो ये इस तरह का होगा, कुछ CH3 CH2 COOH CH3 CH2 COO माइनस H प्लस CH3 CH2 COONA और CH3 CH2 COO और Na प्लस, ये आपका बफर है। अगर K लिखने की बात करें ना हम, तो Ka बेटा इसका ऐसे होगा कि दिस पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट है, इज कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट। ये आपको बेटा स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एथेनोएट या प्रोपेनोएट जो भी होगा, वो मेनली कहाँ से आ रहा है, वो मेनली आपका सॉल्ट से आ रहा है, ठीक है, सॉल्ट से आ रहा है। तो ये आ गया CH3 CH2 COO माइनस और H आइन, और ये बेटा आपके पास है अनआयोनाइज्ड एसिड। के एक एक्सप्रेशन लिखना आता है ना, ये बफर में यूज करेंगे। अब आपको देखें पीएच उसने बताई हुई है, तो पीएच से आप क्या एच आइन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो पीएच 5 है उसकी जगह आप एच आइन की वैल्यू पुट करें, मतलब पीएच 5 से एच आइन निकाल कर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा अब देखें के ए भी उसने आपको दिया होगा, के ए फॉर द प्रोपानोइक एसिड इज गिवन, बेटा ये भी गिवन है। अच्छा अब देखें आपको उसने एसिड भी दिया हुआ है ना 5 ग्राम, मोल निकल आएंगे ना इसके, मोल निकालें, वो मोल कितने में होंगे 100 में 1000 में कर लें ताकि कंसंट्रेशन आ जाए, ये वैल्यू भी आ गई। तो मुझे ये बताएं आपके पास तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं, तो ये आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जल्दी से इसको बेटा करते हैं, वैल्यूज पुट करनी और आंसर आएगा। देखिए यहीं पर कर देता हूँ जी, नेक्स्ट स्टेप में मैं वैल्यूज यहीं पुट कर रहा हूँ। के ए कितना है जी हमारे पास, के ए आ रहा है 1.35 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, 1.35 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, अच्छा ये सॉल्ट हमें नहीं पता, CH3 CH2 COO माइनस H आइन कितने हैं, H आइन बेटा आप इसका नेगेटिव लॉग लेना, pH 5 वही फॉर्मूला यूज करके ना, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आइन, तो वो एंटी लॉग लें तो 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 आ रहा है, 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। और बेटा अब ये देखें कि एसिड की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ना, यहां पर जरा देखें उसने आपको एसिड कितना दिया हुआ है जी क्वेश्चन में, 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स है और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आप पहले मोल निकाल लीजिए इसके, मोल्स ऑफ एसिड 5 डिवाइडेड बाय एमआर इज गिवन बाई 74, तो 5 डिवाइडेड बाय 74 करें ना आप, तो आपके पास आएगा जी, ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 74 ये आ रहा है 0.0675। ये जो मोल्स आ रहे हैं ना ये कितने में है देखें, ये टोटल वॉल्यूम कितना लिया हुआ है उसने जी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स कह रही होती है इसका मतलब होता है 1000 में बताएं, 1000 में कितना आएगा x आएगा। आप जरा यहां से बेटा कंसंट्रेशन निकाल लें, x इज इक्वल टू 0.0675 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, 0.675। तो ये देखें 0.675 ये आ गया। अब आप सिर्फ यहां से ये निकाल लें, 1.35 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 0.675 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, और ये आपके पास CH3 CH2 COO माइनस। अच्छा अब बेटा आप यहां से ये जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ रही है ना ये जरा निकालें आप, ये आपके पास पता है क्या आ रही है, देखें ये आपके पास आ रही है ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन, इसको आप सॉल्व कर लें बेशक, तो ये आपके पास आएगा 0.9126, दिस इज द कंसंट्रेशन मोल्स
इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कितने में आ रहे हैं? मोल्स इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने 100 में बताना है और दूसरा मैथ बताना है, ठीक है? ये बात ध्यान में रहे। अब बेटा ये जो आ रहे हैं ना 0.9126, ये मोल्स हैं कितने में? इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहली बात, इसको मैथ में चेंज करें जी, मोल्स को मैथ में, डिवाइडेड बाय इट्स एमआर। इसका एमआर कितना है जी? सोडियम प्रोपानोएट का 96। एमआर कितना है इसका? 96। इसको जरा आप एमआर मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, अगर 96 से, तो आपके पास आ रहा है 87.6 मोल्स, सॉरी ग्राम्स, 87.6 ग्राम्स इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा आपने जो बफर बनाया है वो 1000 में बनाना है या 100 में? 100 में कह रहा है, तो देखिए 100 में कितने डालेंगे जी? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में आएंगे x, तो ये x आपके पास आ रहा है 8.76। ये बेटा आप इसकी बेसिक पिक्चर ले लें और आप इसको एक दफा दोबारा भी कीजिएगा। मैंने थोड़े लंबे मेथड से किया, लेकिन बेटा ये सारे स्टेप्स इसमें कवर हो गए। इसमें और शॉर्ट मेथड भी है। एक फॉर्मूला ये भी लगता है, ये भी आप नोट कर लें, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बेटा ये फॉर्मूला भी याद कर लें, ठीक है? ये बड़ा हेल्पफुल है। बाज दफा जब उसने pK दिया होता है, फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। आप कहेंगे जी हमने तो रिवर्स पढ़ा हुआ है, एसिड ओवर सॉल्ट। अगर रिवर्स पढ़ा हुआ है तो ये प्लस लॉग की जगह माइनस लॉग होता है। अगर माइनस लॉग करेंगे तो एसिड ऊपर आएगा, सॉल्ट नीचे आ जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये फॉर्मूला भी बेटा ध्यान में रखिएगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, वो ये कह रहा है बेटा कि some dilute sulfuric acid is mixed with a small sample of buffer solution. Describe the final pH of the mixture is close to 1. Explain this observation. देखिए इसकी वर्डिंग पर गौर करें। आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया है स्मॉल सैंपल ऑफ बफर में। बफर की डेफिनेशन आप क्या कहते हैं? A solution which resists the change in pH when small amount of acid is added or base is added. यहां उसने उल्टा कर दिया, यहां उसने थोड़ा सा बफर लिया है, उसमें ज्यादा एसिड डाल दिया। थोड़ा सा बफर लेकर उसमें ज्यादा एसिड डाला है, तो इसका क्या होगा आप बताएंगे कि फाइनल पीएच क्यों 1 पे चली गई है? देखिए पीएच तो 5 पर थी, तो 1 पर क्यों आ गई है? बफर की पीएच तो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है। तो आप बताएंगे ऑल सोडियम प्रोपानोएट हैज बीन प्रोटोनेटेड। ऑल सोडियम प्रोपानोएट हैज बीन प्रोटोनेटेड। मतलब ये बेटा इसका कि जो CH3 CH2 COO माइनस था ना, जो कॉन्जुगेट बेस था, आपने जब ऊपर से एसिड डाला ना, इतना ज्यादा एक्सेस में एसिड डाल दिया। इसको ऐसे समझ लें कि ये एक मॉलिक्यूल प्रोपानोएट का था और आपने 4 एचेन डाल दिए, तो डेफिनेटली इसके पास तो एक ही एच को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है ना, बाकी 3 एचएन सोल्यूशन में ऐसे रहेंगे और वो पीएच को ड्रॉप कर देंगे। तो ये कह रहा है कि ऑल सोडियम प्रोपानोएट हैज बीन प्रोटोनेटेड और एच आइन इज इन एक्सेस। ये क्यों हुआ है जी? कि एच आइन्स आर इन एक्सेस। आपने एच आइन बहुत ज्यादा डाल दिए। बेटा बफर जो है ना उस वक्त काम करता है जब आप एक स्मॉल अमाउंट एसिड की या बेस की डालें। यहां उसने क्या किया? बफर थोड़ा सा लिया, उसमें एसिड ज्यादा डाल दिया, इसलिए जो पीएच है वो बहुत नीचे चली गई है और बफर ने अपना काम नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। नहीं, काफी माशाल्लाह लेंथी पेपर है, लेकिन चलिए हम अभी तो हम करते हैं, कम से कम 12 o'clock तक देखते हैं ना कहाँ पहुंचते हैं हम जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड एक्सप्लेन दी। मैं थोड़ा सा बेटा स्पीड अपनी तेज करता हूँ। कंपेयर एंड एक्सप्लेन दी रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ 2-chloropropanonic एसिड, 3-chloropropanonic एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। देखें एक बात तो कंफर्म है कि प्रोपानोइक एसिड इज द वीकेस्ट एसिड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। 2-क्लोरो का मैं भी आपको बता देता हूँ क्यों मुझे 2-क्लोरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड देन 3-क्लोरो। देखें पहली बात, अगर आप इन दोनों में देखें ना, अभी आप 2-क्लोरो को भूल जाएं,
इन दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये आखिरी दो। देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है ना कि जो रेडिली एच आइन को दे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो रेडिली क्या करे? एच आइन को रिलीज करे, जो रेडिली एच आइन को रिलीज करे, दैट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। अब प्रोपानोइक एसिड और क्लोरोप्रोपानोइक एसिड के अंदर आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन लगा हुआ है ना, दिस क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। देखिए कार्बोनाइल, कोई बच्चा कार्बोनाइल का नहीं बताए, क्योंकि कार्बोनाइल तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, हम मानते हैं, लेकिन वो कार्बोनाइल तीनों में है ना, इसलिए उसके इफेक्ट को नहीं बताना। अब जोन सा ग्रुप एक में है दूसरे में नहीं है, उसके इफेक्ट को बताएं। आप बताएंगे जी कि ये जो क्लोरीन है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है ना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने की वजह से बेटा क्या करेगा? ये OH बॉन्ड को वीकन करेगा। ठीक है, तो आपने पहली बात ये बता देनी है उसको। देखिए, ये आप लोगों को लिखने का तरीका नहीं आता, पहले देख लें। पहले आपने बताना है कि 3 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, इज मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक देन प्रोपानोइक, देन प्रोपानोइक। रीजन इसके आप बताएंगे, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एज इट कंटेन electronegative atom of chlorine which weakens the OH bond, which weakens the OH bond। OH बॉन्ड कहां पर वीक होगा? क्योंकि देखें, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो OH बॉन्ड स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होते होते टूट ही जाएगा। लेकिन यहां पर एथेनोइक एसिड के अंदर इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं है जो OH बॉन्ड को वीक कर रहा है, लेकिन क्लोरोप्रोपानोइक एसिड में है क्लोरीन, तो ये इसलिए स्ट्रॉन्गर हुआ। अब अगर आप बात करें 3 क्लोरो और 2 क्लोरो में, तो अब आपने पोजीशन बतानी है। देखिए, अब आप कहेंगे दोनों में क्लोरीन क्लोरीन है, ये बताएं कि कहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के क्लोज लगा हुआ है और कहां पर दूर है। तो देखें, इफेक्ट तो होगा ना। यहां पर जो क्लोरीन है ना वो OH के करीब है, तो ये OH को ज्यादा वीकन करेगा, जबकि इस केस के अंदर जो क्लोरीन है वो OH से दूर लगा हुआ है, वो तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, जबकि 2 क्लोरो में दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो अब यहां पर आप ये बताएंगे कि 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड is stronger than 3 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। क्योंकि क्योंकि क्लोरीन एटम इज क्लोजर टू द कार्बोक्सिलिक, बिकॉज क्लोरीन एटम इज क्लोजर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बेटा आपने बातें बतानी है, क्योंकि क्लोरीन OH के नजदीक है तो वो OH को ज्यादा वीकन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Ka फॉर द, आपको पता है ना Ka जो होता है ना, ये आपको एसिड की स्ट्रेंथ बताता है। जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, उतने एच आइन ज्यादा होंगे। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Ka फॉर द मेथनोइक एसिड एंड पायरुविक एसिड आर गिवन। पायरुविक एसिड जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उन्होंने वहां पर पढ़ा होगा। लेकिन पायरुविक एसिड के अंदर ये चीज नोट कीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, एक कीटोन भी है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मेथनोइक एसिड है। कह रहा है एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेनिंग द 2 एसिड बेस पेयर इज फॉर्म्ड। अच्छा, आपने इन दोनों को मिक्स किया है यूजिंग द Ka वैल्यूज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम। देखें, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपने थोड़े से लंबे वर्किंग होती है और मार्क्स कम होते हैं इसके। पहले इसका ना के इक्विलिब्रियम का वो बनाए एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड ऊपर आएगी, HCOOH ये मेथनोइक एसिड, और ये CH3COCOO माइनस डिवाइडेड बाय, ये साइड बेटा नीचे करें, HCOO माइनस और CH3COCOOH। ये आपने पता क्या करना है, इनकी Ka की जो वैल्यूज है ना उनको आप पुट करना है। लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि मेथनोइक एसिड की वैल्यू को मैं ऊपर रखूं या नीचे रखूं। वैसे गेस करके बताएं कि कौन सी वैल्यू ऊपर आनी चाहिए और कौन सी वैल्यू नीचे। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है अभी। आप इस तरह करें कि इन दोनों का ना इंडिविजुअल के एक वैल्यूज लिखें, के एक एक्सप्रेशन इसका बनाएं, HCOOH HCOO माइनस और H प्लस, ऐसे बनेगा ना।
इसका के एक एक्सप्रेशन ये होगा जी, HCOO माइनस H प्लस और डिवाइडेड बाय HCOOH। अच्छा, इसका भी के का जरा एक्सप्रेशन बनाए, ऐसे होगा CH3COCOOH, इट गिव्स CH3COCOO माइनस और H प्लस। इसका ऐसे बनेगा जी, CH3COCOO माइनस H प्लस और CH3COCOOH। अब पता है आपने क्या सोचना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक्सप्रेशन आपने बनाया ये, एक एक्सप्रेशन आपने बनाया ये, अलग अलग, ये जो है ये उनको कंबाइन करके बना। आपने बेटा जो अलग अलग के एक एक्सप्रेशन लिखे हैं ना, ये और ये, आप सोचें कि आप इन दोनों को क्या करें, इन दोनों एक को मैं KA1 कह देता हूँ, एक को KA2 कह देता हूँ। ये KA1 और KA2 को आप इसमें मल्टीप्लाई करें, या KA1 डिवाइडेड बाय KA2 करें, या KA2 डिवाइडेड बाय KA1 करें कि ये एक्सप्रेशन बने, ये आपने बनाना है। तो KA1 को KA2 से डिवाइड करें, या KA2 को KA1 से डिवाइड करें। बड़ा बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो जुबानी भी आप कर सकते हैं। आप देखें कि ये मेथनोइक एसिड, ये देख लें कि ये CH3COO माइनस किस एक्सप्रेशन में आ रहा है, KA1 में आ रहा है, KA2 में आ रहा है। CH3COCOO माइनस ये किस एक्सप्रेशन में आ रहा है जी, ये आपका आ रहा है इस एक्सप्रेशन KA2, ठीक है। और जो आपका मेथनोएट है ये किस एक्सप्रेशन में आ रहा है, आइंस को देख के आप गेस कर लें, ये KA1 में आ रहा है। तो एक तो जुबानी है कि आप इस तरह कर दें कि KA2 ऊपर आएगा और KA1 नीचे आएगा। KA2 मैं किसको कह रहा हूं, इस पायरुविक एसिड को कह रहा हूं, KA2 मैंने अपनी तरफ से उसको नाम रख दिया। तो 4.07 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3 और 1.78 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4। एक तो इस तरह जुबानी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जी ये हमें नहीं समझ आया, तो उसका फिर एक और तरीका ये है कि आप अगर इन दोनों को डिवाइड करें, KA2 को KA1 से डिवाइड करें, ठीक है, KA2 डिवाइडेड बाय KA1, तो देखें KA2 क्या है जी मेरे पास, ये आ रहा है CH3COCOO माइनस H प्लस और CH3COCOOH डिवाइडेड बाय KA1 है ना बेटा। KA1 को मैं फ्लिप करके लिख दूं, फ्लिप करके लिखूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, KA1 ये ऐसे हो जाएगा, देखिए HCOOH डिवाइडेड बाय HCOO माइनस और H प्लस। अब कुछ चीजें यहां पर देखिए कट भी रही होंगी, उसको आप काटें, ये H आइन, ये H आइन कट रहे हैं। अब आप जरा गौर से देखिएगा, ये जो आपका अब एक्सप्रेशन बना है ये बिल्कुल यही बना है। और ये कैसे बना है, मैंने KA2 को KA1 से डिवाइड किया है ना। तो KA2 को KA1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन खुद ब खुद बन जाएगा। तो बस इनकी वैल्यूज डिवाइड करें बेटा। KA2 मैं नीचे वाले एसिड को कह रहा हूँ, KA1 मैं ऊपर वाले को कह रहा हूँ, सिर्फ ये मैंने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए निशानी रखी है। तो अब आप वैल्यूज पुट करें और यहाँ पर आंसर लिखें 4.07 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.78 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4। तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा इसका 22.86। 22.86 इज द आंसर। अब वो कह रहे हैं यूज योर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम टू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, इंडिकेट दिस बाय प्लेसिंग द टिक। देखिए ये के इक्विलिब्रियम ये मतलब एक किस्म का के सी ही है। के सी का आंसर क्या आ रहा है, 1 से बिगर आ रहा है या नहीं। आपको ये बात एएस में भी बताई थी बेटा कि अगर के ए का वैल्यू 1 से बिगर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, ये राइट साइड पे जाएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पर टिक करें। क्यों राइट साइड पे जाएगा, आप बताएंगे कि के इक्विलिब्रियम जो है इट इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है ना, ऊपर वाली वैल्यू बिगर है, नीचे वाली स्मॉलर है। देखें के इक्विलिब्रियम 1 कब होता है, जरा उसको ऐसे सोचें, 1 कब आता है आंसर,
अगर ऊपर भी 50% होता है, नीचे भी 50% होता है, 1 आना था। लेकिन अगर ऊपर 60% है, नीचे 40% है, फिर 1 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ऊपर तो आप प्रोडक्ट लिखते हैं ना राइट हैंड साइड, तो इसलिए प्रोडक्ट वाली साइड पर ज्यादा रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। इथेन डायोइक एसिड हैज 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहले इथेन पहले एक नोट भी सुन ले बेटा, और इसको लिख लें अगर आपने नहीं लिखा हुआ पहले। 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये बात गौर से सुनिएगा। 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। वैसे आपको पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, लेकिन 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एक मेथानोइक एसिड और एक इथेन डायोइक एसिड। बेटा ये 2 ऐसे एसिड हैं जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? KMnO4 से भी हो जाते हैं, K2Cr2O7 से भी हो जाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से भी हो जाते हैं, टॉलेंस रिएजेंट से भी हो जाते हैं। तो ये बात याद करनी है आज के बाद कि ये 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक मेथानोइक एसिड और एक इथेन डायोइक एसिड। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। ये है इथेन डायोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, C। अगर अगर आप इसको आयोनाइज करें ना एक दफा भी, तो ये बनेगा ऐसे, ये जी, ठीक है, और H आयन बन गया। और अगर आप बेटा इसको दोबारा आयोनाइज करना चाहते हैं ना, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले। बेटा तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन से, टॉलेंस से, K2Cr2O7 से, KMnO4 से। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। देखें, ये डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं जो 2 प्रोटॉन्स डोनेट कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शन के अंदर मैंने सिर्फ एक प्रोटॉन उसका डोनेट करवाया है, ये देखें H+, और दूसरे रिएक्शन में दूसरा प्रोटॉन डोनेट करवा दिया। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जरा सोचें कि इस इथेन डायोइक एसिड के लिए पहला प्रोटॉन डोनेट करना आसान है या दूसरा प्रोटॉन डोनेट करना आसान है? जरा सोचें, कॉमन सेंस है ये। इसको ऐसे सोचें कि एक न्यूट्रल चीज है, न्यूट्रल चीज से, एक न्यूट्रल चीज है ना बेटा आपके पास, ये न्यूट्रल है, ये H आयन आसानी से देगा, या एक नेगेटिव चार्ज है, या एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल आयन है, वो H आयन आसानी से देगा? देखें, इसको ऐसे सोचें, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H आयन रिलीज करना आसान काम है, या एक नेगेटिव आयन से H आयन को रिलीज करवाना आसान काम है? नहीं बेटा, ताहा एल्कलाइन आयोडीन से नहीं होगा। और जो बात मैं भी बता रहा हूं बेटा, अब इस पर आ जाओ, ये जो मैंने बताया बस उसी से होगा, ठीक है। अब पहले इस चीज का आंसर देना कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इथेन डायोइक एसिड, वो H आयन आसानी से रिलीज करेगा, या एक नेगेटिवली चार्ज आयन H आयन आसानी से रिलीज करेगा? तो इसका आंसर ये है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो H आयन आसानी से देता है। लेकिन जब बेटा एक दफा नेगेटिव आयन बन जाता है ना, अब देखिए नेगेटिव आयन तो अपने प्रोटॉन को नहीं छोड़ेगा, नेगेटिव आयन तो प्रोटॉन्स को और खींच के रखेगा। इसलिए नेगेटिव आयन से प्रोटॉन रिलीज करवाना मुश्किल है। इससे हार्डर हार्डर है कि आप प्रोटॉन को रिलीज करवाएं। ऊपर वाला जो है ना बेटा, ये रेडिली प्रोटॉन लूज करेगा। अब इसका क्वेश्चन सुने तो आपको आंसर बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। वो कह रहा है कि इथेन डायोइक एसिड हैज 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 एंड Ka2 whose pKa values। अच्छा, pKa होता है नेगेटिव लॉग ना, देखिए ये बात भी समझ लें। Ka का एसिड की स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना एसिड स्ट्रॉन्गर उतनी Ka की वैल्यू बिगर। ये बात पता है सबको कि जितना Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, जितनी Ka की वैल्यू स्मॉलर होगी उतना एसिड वीकर होगा। लेकिन pKa है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka ना, तो ये उसके अब इनवर्स हो गया। जितना pKa की वैल्यू स्मॉलर होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, जितना pKa की वैल्यू बिगर होगी एसिड उतना वीकर होगा। अब आपको ये समझ आ गया है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है ऊपर वाला, ये बेटा वीकर एसिड है, ये जो नीचे आ रहा है ये वीकर एसिड है। अब आप बताएं
suggest the equation to show the two dissociations that give rise to these pKa values. अब pKa 1.23, smaller the value, stronger is the acid. ये stronger acid है, तो stronger acid इसमें ये होगा जी, HOOCCOOH HOOCCOO minus H plus. और बिगर द वैल्यू ऑफ Ka, वीकर इज द एसिड. तो वीकर एसिड मैं आपको बता चुका हूं, ये आ रहा है बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से H आयन को रिलीज करवाना मुश्किल काम है, इसलिए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H प्लस. ठीक है जी, ये आपको 2 मार्क्स इसके मिलेंगे. ये कॉन्सेप्ट आपको अब भूलना नहीं है बेटा, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आसानी से H आयन को रिलीज करता है और नेगेटिवली चार्ज आयन मुश्किल से H आयन को रिलीज करता है. इसलिए पहला एसिड इज स्ट्रॉन्गर, दूसरा एसिड इज वीकर. जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसकी pKa वैल्यू स्मॉलर होगी, जो वीकर एसिड है उसकी pKa की वैल्यू ग्रेटर होगी. स्टेट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द pKa एंड Ka. बेटा pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka. अब बेटा कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कह रहे जी के 3 टेस्ट्स वर कैरिड आउट on a separate sample of the organic acid shown in the table. The following results were obtained. Observed change tick, no observed change cross. पहला है जी हमारे पास H C डबल बॉन्ड OOH. अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा मॉलिक्यूल है. आपसे मैं अगर कहूंगा ना इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आप फौरन कहेंगे कि ये मेथनोइक कार्बोक्सिलिक. लेकिन इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है. अगर आप इसको राइट साइड पर देखें, सॉरी लेफ्ट साइड पर, तो ये एल्डिहाइड है. और अगर आप इसको बेटा राइट साइड पे देखें तो ये कार्बोक्सिलिक है जी. टॉलरेंस एजेंट था, हाँ ठीक कह रहे हो आप. फिर आप देखो, आपके पास एक तो ये आपको देखने में तो लग रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक है, और दूसरा आप देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OOH. इसमें भी बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक है और एक आपको ये कीटोन भी नजर आ रहा है. ये देखिए, ये कीटोन है. और तीसरा अगर आप देखें बेटा, दिस इज इथेन डायोइक एसिड. ये देखें ना, ये इथेन डायोइक एसिड है. अब आपने बताना है कि जी कोई ऐसा रिएजेंट बताएं जो मेथनोइक एसिड से करे लेकिन बाकी 2 से ना करे. तो इसलिए आप इसका एल्डिहाइड ग्रुप को देखेंगे. टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग? टॉलेंस और फेलिंग दोनों में वार्म करना है आपने. वार्म इज द कंडीशन, दोनों में वार्म करेंगे. और टॉलेंस अगर होगा तो सिल्वर मिरर बनेगा. फेलिंग अगर लेंगे तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे. दूसरा कह रहे जी कि आपने कोई ऐसा बताना है कि जिससे सिर्फ ये रिएक्शन करेगी, एसिड्स ना करें, ये सॉरी मेथनोइक और इथेन डायोइक एसिड ना करें, दरमियान वाला करें. तो बेटा अब आप इसके कीटोन वाला क्यों बताएंगे? 2,4-DNPH, 2,4-DNPH, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन. या बेटा ये तो आयोडोफॉर्म भी दे सकता है ना, CH3CO लगा हुआ है, देखें आयोडोफॉर्म. तो I2 प्लस NaOH. अगर आप 2,4-DNPH करेंगे तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, और अगर आप आयोडो फॉर्म करेंगे तो येलो पीपीटी बनेंगे जी. जी फायजा, ये आयोडो फॉर्म दोनों आप कर सकते हैं. और तीसरा बेटा देखें, जो अभी मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसा बताएं कि जो मेथनोइक एसिड और इथेन डायोइक एसिड से रिएक्शन करे. लास्ट में KMnO4 है, बिल्कुल ठीक है जी, KMnO4. लेकिन आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं. इसमें मार्क्स स्कीम में वो KMnO4 ही लिखता है, एसिडिफाइड KMnO4 एंड हीट. तो क्या होगा जी, इसका कलर चेंज होगा, पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट देखें. हाँ बस बेटा मेरा ख्याल है हम ये इसका लास्ट पार्ट करते हैं यहाँ पर, और फिर ये जो ट्रांजिशन मेटल वाला है इंशाल्लाह कल की क्लासेस में मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है. डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE0 ऑफ सेल, वो रहता है. तो इसके लिए हमें लगता है कि एक क्लास हमें और भी लेनी पड़ेगी लाजमी. तो हम रख लेंगे, खैर है, कल कल के दिन रख लेंगे. अच्छा जी यहाँ पर आ जाए. अ सैंपल ऑफ पायरोविक एसिड is analyzed by carbon-30 NMR spectroscopy. 3 peaks are observed. अच्छा देखें, एक पीक आ रही है 27 पर. जो पीक आ रही है ना, आपने बताना है कि किस कार्बन की वजह से आ रही है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो बड़ा आसान है, देखें इधर.
ये देखिएगा जी, अगर मैंने इसमें डाटा बुकलेट अटैच की हुई है जी, की हुई है। पर 27 देखिए, 27 इन सब में आ रहा है जी, ऊपर वालों में। हाँ, कह रहा है 27 में या तो CH3 अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब आगे अल्केन चेन होगी, ठीक है। नहीं बेटा, ताहा जहां पर कलर चेंज हो रहा होता है बेटा, हम कलर बताते हैं, ठीक है। जहां कलर चेंज हो रहा होगा, कलर चेंज प्रायोरिटी होगी, फिजिंग नहीं बताएंगे। अब देखें, आपने ये बताना है कि 27 पर जो पीक आ रही है वो किस कार्बन की वजह से और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एक कह रहा है ये मिथाइल की वजह से, एक कह रहा है ऐसे कार्बन की वजह से कि जिसके आगे डबल बॉन्ड लगा हो, और एक कह रहा है ऐसा कार्बन जिसके आगे CO लगा हो, कार्बोनाइल लगा हो। ऐसा कार्बन जिसके आगे CO लगा हो, जरा देखिएगा ये बात, ऐसा कार्बन जिसके आगे CO लगा हो। ये जी, ये आ गया। ऐसा कार्बन जिसके आगे CO लगा हो, उसकी वजह से आ रही है। इसका मतलब है ये पीक जो है इस कार्बन की वजह से आ रही है। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डाटा बुकलेट में गिवन होती है, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं ये कार्बन बेटा 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जब भी कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा हो ना, तो वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने कार्बन को मार्क करना है और आगे s3 लिखना है। फिर वो कह रहा है जी कि ये बताएं, ये जो केमिकल शिफ्ट की पीक आ रही है ना, ये जो केमिकल शिफ्ट है 163 पर, ये इन तीन में से किस कार्बन पर आ रहा है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो 163। अब बेटा आपको दोबारा डाटा बुकलेट पे देखना है, ये देखें 163 163 बेटा जाके आ रहा है इधर, इधर आ रहा है जी। तो ये वो कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक का होगा या एस्टर का होगा, C डबल बॉन्ड O OH हो या C डबल बॉन्ड O OR हो, लेकिन है ये कार्बोनाइल वाला C, जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसका कार्बन है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। देखिए, जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा हो तो sp2, तो ये बेटा आपका कार्बोक्सिलिक वाला आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 163 पर ये जो कार्बोक्सिलिक वाला, ये कार्बोक्सिलिक का आपने लिखना है, C डबल बॉन्ड O OH। ये C डबल बॉन्ड O ये नहीं करना बेटा, ये वाला नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है और sp2। नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है 192। तो जरा देखें 192 का कहां पर आ रहा है, दोबारा देखते हैं जाकर नीचे डाटा में। ये बेटा देखें 192 जो है ना आपका, 192 इधर आ रहा है। और ये कह रहा है ऐसा कार्बन होगा जो C डबल बॉन्ड हो, आगे पीछे कार्बन, मतलब ये कीटोन वाला कार्बन है, कार्बोनाइल। कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये एल्डिहाइड का जो C, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है ये कार्बोनाइल का कार्बन, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O का ये, ठीक है। तो ये 192 पर जो आ रहा है, तो आप इसको मार्क करेंगे और ये भी sp2 है बेटा। यहां पर आप लिख देंगे कि ये स्कार है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अच्छा, अब देखें अगेन, ये तो बड़ा आसान है, आपको मैंने काफी दफा ये बताया हुआ है कि जब भी इथाइल आ रहा हो ना बेटा, इथाइल आपके मॉलिक्यूल में, तो आपको एक ट्रिपलेट मिलता है और एक आपको क्वार्टेट इस तरह का मिलता है। ये दो मिलते हैं। ट्रिपलेट किस वजह से होता है, देखें, ये देखें, ये जो बेटा तीन प्रोटॉन्स है ना, इनकी एक पीक आती है, एक 1 + n है, एक पीक इनकी आई। और n का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द नेबरिंग कार्बन। नेबरिंग कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, दो हैं। तो आपके पास ट्रिपलेट आ रहा है, तो इस CH3 का ट्रिपलेट आएगा जी। अब देखो आगे चलते हैं। ये जो बेटा आपके पास दो आपको प्रोटॉन नजर आ रहे हैं ना, इसके आगे तो कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ ना, आगे तो ऑक्सीजन है, आगे तो नहीं है। लेकिन इसके पीछे देखो, एक पीक इसकी आएगी, लेकिन इसके नेबरिंग कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 + 3, तो 4। तो इन इन दो प्रोटॉन्स का क्वार्टेट आएगा, इन दो प्रोटॉन्स का क्या आएगा, क्वार्टेट। यहां देखो बेटा, इन तीनों प्रोटॉन्स की एक ही पीक आएगी बस, क्योंकि इसके नेबरिंग में कोई हाइड्रोजन नहीं। तो आपको अब ये नजर आ रहा होगा, ये आपका बेटा ट्रिपलेट है, ये इतना क्लियर नहीं है, ब्लर हुआ हुआ है, ट्रिपलेट। ये आपका बेटा क्वार्टेट आ रहा है, और ये आपका बेटा सिंगलेट पीक आ रही है। ये क्या आ रही है, सिंगलेट। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल ना। ग्रुप रिस्पॉन्सिबल में क्या लिखेंगे, देखें,
ट्रिपलेट CH3 की वजह से आ रही है। अच्छा 1.3 पर ये आ रहा है, और ये CH3 की वजह से, मैं आपको बता चुका हूँ ना कि CH3 की वजह से ट्रिपलेट आ रहा है, तो ग्रुप में आप CH3 लिख देंगे। स्प्लिटिंग पैटर्न का मतलब है ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है, सिंगलेट है, तो ये 3 दफा स्प्लिट हो रही है ट्रिपलेट। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, बेटा कितने हाइड्रोजन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, देखें 3, तो अब यहां लिखेंगे 3। 2.2 पर देखें बेटा, ये आपके पास सिंगलेट पीक आ रही है ना, और ये सिंगलेट पीक ये लेकर आ रहा है जी। तो 2.2 पर CH3O, CH3O, CH3CO, सॉरी। अच्छा मैं आपको बता दूं ये कैसे लिखेंगे, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक कैसे लिखते हैं। 2.2 है ना, आप जरा डाटा बुकलेट पे जाएं, डाटा बुकलेट पे जाएं पहले, प्रोटॉन NMR पर, ये है जी 2.2। देखिए CH3 के साथ CO लगा होगा ना अगर, तो इन 3 प्रोटॉन्स की पीक या अच्छा CH3CO या CH2CO या CHCO, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स वो वेरी कर सकता है। CH3CO की पीक भी 2.2 पर आएगी, CH2CO की पीक भी, और CHCO की। लेकिन अब आपको ये पूरा ग्रुप लिखना होगा कि ये मिथाइल के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आपको जो ग्रुप लिखना होगा वो बेटा वो ये लिखना होगा CH3CO। ग्रुप क्या लिखना है आपको? CH3CO। और इसके क्या बन रहा है? ये सिंगलेट बन रहा है, देखिए। और कितनी पीक आ रही है इसकी? सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक 3 है। और 4.0 पर क्या आ रहा है ये देखिए, ये भी आप पहले डाटा बुकलेट में देखेंगे, विच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल 4 पर। वैसे तो हमें पता है कि 4 इसका आ रहा है जी, CH2 के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन आप डाटा बुकलेट पे चेक कर लें कि वो क्या कह रहे हैं जी, 4 पर जो पीक आ रही है वो किस वजह से आ रही है। ये देखें, ये 4 पर जो आ रही है ना एग्जैक्ट, CH3 के साथ O, CH2 के साथ O, या CH2 के साथ Cl, या CH के साथ Br, तो आपका ये लगा हुआ है ग्रुप, आपको नजर भी आ रहा है वहां CH2 के साथ O। ठीक है, तो इसलिए आप यहां लिखोगे, यहां आप लिखोगे बेटा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल CH2 के साथ O, इसका आपके पास क्वार्टेट, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक, बेटा 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ 2 लिखोगे। अच्छा बेटा आज के लिए हम इतने रखेंगे, लेकिन एक बात मेरी सुनने वाली, कल मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाना है। ये रूबा अगर क्लास में है तो उसने मुझसे पूछा भी था, और जो स्कूल के बच्चे हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें ये इक्वेशन यूज होती है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। तो ये इक्वेशन भी मैंने आपको बतानी है, और ये इक्वेशन इसमें यूज होगी। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करें तो ज्यादा अच्छी बात है। डेल्टा G इज द गिब्स फ्री एनर्जी होगी जो गिवन है। N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इक्वेशन, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इक्वेशन। F इज द फ्राडेस कांस्टेंट, F क्या है? फ्राडेस कांस्टेंट है। और E नॉट ऑफ सेल आप यहां से पहले निकालेंगे, ठीक है। और बेटा जो प्लानर के मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, प्लानर तो मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिया, आप उसको खुद देखें और प्लानर के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करें बेटा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी है, और कल इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।